हेलो दोस्तों। तो क्या होगा जब आप एक भारी डिप्रेशन में हो और अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आपके स्कूल के ऊपर हमला कर दे। पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है और ज़ॉम्बीज लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ स्कूल से भाग जाते हो, यहाँ तक कि आप उस बंदे को भी किल कर देते हो जो आपकी डिप्रेशन का कारण होता है। ज़ॉम्बी वायरस कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में फैल जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में आप कैसे सरवाइव करोगे? ऐसी ही कहानी है कोबरा की। तो चलो शुरू करते हैं इस वंडरफुल एनिमे को। कहानी की शुरुआत में हमें अपने मेन प्रोटैगनिस्ट कामुरा को दिखाया जाता है, जो काफी उदास था और अपनी क्रश के बारे में सोच रहा था, जिसने बचपन में इससे वादा किया था कि ये दोनों बड़े होकर एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन अब ये बड़े तो हो गए हैं, लेकिन वो इससे शादी नहीं करना चाहती और वो इसे छोड़कर कामुरा के बेस्ट फ्रेंड को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। और अपना बंदा इसी बात से सदमे में होता है। तभी कामुरा के पास तकारी नाम की लड़की आती है, जो उससे कहती है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुमने तो कॉलेज की शुरुआत में ही हार मान ली। अभी तो 5वां फीट भी खत्म नहीं हुआ कि तुम यहाँ पर आकर खड़े हो गए। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। पर कामुरा को तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तकारी जाते हुए कहती है कि इस बंदे को कब समझ में आएगा कि मैं इसे पसंद करती हूँ। इधर कामुरा की नजर स्कूल के गेट के पास पहुँचती है, जहाँ पर एक अजीब सा आदमी गेट को खटखटा रहा होता है। कुछ टीचर्स उसके पास जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए, पर वो आदमी तो कुछ जवाब ही नहीं देता। इसलिए पीटी टीचर मैम के सामने इम्प्रेशन झाड़ने के लिए उस आदमी की कॉलर पकड़ लेता है, पर वो आदमी पीटी टीचर के हाथों पर ही काट लेता है और पीटी टीचर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और वो मर चुका था। पर थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है और मैडम जी को ही काट लेता है। यह देखकर बाकी टीचर वहाँ से भागने लगते हैं। कमोरा भी दूर से यह सब देख रहा होता है। वह जल्दी से दौड़ता हुआ उसकी क्रश रोई की क्लास के अंदर आता है। वह उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है, पर रोई उससे कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जलते हो ना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया? ये सुनते ही कमोरा उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और बताता है, मैंने स्कूल के मेन गेट पर कुछ लोगों को मरते हुए देखा है। यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है। कामोरा अपने हाथों में एक हथियार को भी पकड़ लेता है सेफ्टी के लिए, पर उसका बेस्ट फ्रेंड कुछ नहीं पकड़ता क्योंकि वो कराटे ब्लैक बेल्ट है। रोई कहती है कि मेरे फादर पुलिस में, मैं उन्हें कॉल लगाती हूँ मदद के लिए। और उसके कॉल लगाते ही रोई के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है, क्योंकि उनका फोन बिजी आ रहा था और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अचानक से एक अनाउंसमेंट शुरू होने लगती है कि हमारे स्कूल में कुछ अनजान लोग घुस आए हैं। सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि वो अपनी क्लास में ही रहे। इतना कहते ही उस अनाउंसर के ऊपर कुछ ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं और उसके चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। सभी स्टूडेंट में डर का भारी माहौल होता है और जैसे ही टीचर की चौक गिरती है तो सब लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। पहले जाने के लिए वहाँ पर धक्का मुक्की होने लगती है और कुछ लोग इसका फायदा भी उठाते हैं। इधर ये तीनों प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने का डिसाइड करते हैं, पर रास्ते में इन्हें खुद प्रिंसिपल मिल जाता है, जो ज़ॉम्बी बन चुका था। वो रोई के ऊपर हमला कर देता है, पर रोई बचते हुए किसी तरह से अपने डंडे को उसके दिल के आर पार कर देती है। पर इसके बावजूद वो नहीं मरता और वो रोई को बस काटने ही वाला था, पर उसका बॉयफ्रेंड आकर उसे बचा लेता है। कामरा उससे कहता है कि तुम प्रिंसिपल से जल्दी से दूर हो जाओ, वो तुम्हें काट लेगा। पर वो बंदा कहता है कि मैं कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ, तो मैं इसे आसानी से संभाल सकता हूँ। पर वो प्रिंसिपल अपनी मुंडी को पीछे घुमाते हुए उसे काट लेता है। रोई उसे बचाने की कोशिश करती है। इस पॉइंट में कामरा को समझ में आता है कि उसके प्रिंसिपल अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जो पहले ही मर चुके थे। रोई चिल्लाकर कामरा से कहती है कि तुम तो एक मर्द हो ना, तो जल्दी से कुछ करो। कामरा जल्दी से अपने बेड से प्रिंसिपल के सिर पर जोरदार मारता है, जिससे उसका खेल खत्म हो जाता है। यह तीनों छत पर आते हैं, जहाँ पर यह देखते हैं कि पूरे शहर में तबाही मच चुकी है। यहाँ तक कि यूएस आर्मी भी शहर के लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच चुकी थी। पूरे शहर और स्कूल में ज़ॉम्बी घुस चुके थे, जो स्टूडेंट और बाकी लोगों को इस तरह से खा रहे थे जैसे कि वो कोई गाजर मूली हो। कुछ टीचर्स तो पागल हो चुके थे और खुद ही सुसाइड कर ले रहे थे। इधर ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये रूफ के टॉप फ्लोर पर जाएंगे, ताकि वह सीढ़ियों का रास्ता ब्लॉक करके वहाँ पर मदद आने तक छुप सके। रास्ते में एक ज़ॉम्बी रोई के ऊपर हमला कर देता है। कामरा तो बस दूर से देख रहा था, पर उसका बेस्ट फ्रेंड आकर
रोई को बचा लेता है। यह तीनों सेफली रूफ टॉप पर पहुंच जाते हैं। इनको लगता है कि ये लोग सेफ हैं, पर ऐसा नहीं होता। रोई के बॉयफ्रेंड की हालत खराब होने लगती है। उसके बॉयफ्रेंड और कामरा को समझ में आ जाता है कि अब वो नहीं बचने वाला। ज़ोंबी के काटने की वजह से अब वो भी ज़ोंबी बनने वाला है। इसलिए वह इन दोनों से कहता है कि मैं ज़ोंबी बनकर नहीं मरना चाहता। कामरा, मुझे तुम्हारी एक मदद की जरूरत है। क्या तुम मुझे इस बिल्डिंग से नीचे फेंक सकते हो ताकि मेरा दिमाग फट जाए और मैं मर जाऊं? रोई कामरा को ऐसा करने के लिए मना करती है। वह कहती है कि यह ठीक हो जाएगा। अचानक से रोई का बॉयफ्रेंड एक ज़ोंबी की तरह खड़ा हो जाता है। कामरा उसे सॉरी बोलते हुए उसके सिर पर जोरदार मारता है और इसी के साथ उसका खेल भी खत्म हो जाता है। रोई कामरा के ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि तुम मुझसे जलते थे ना, क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़कर उसे चुना। तुम्हें तो बस एक बहाना चाहिए था उसे मारने का और वो तुम्हें मिल गया। इधर कामरा यह सुनकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में यही सब सोचती हो ना। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं भी इस बिल्डिंग से छलांग लगाकर यहाँ से कूद जाता हूँ। रोई रोते हुए कहती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा। वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कामरा उसे गले लगा लेता है और इसी के साथ इन दोनों का मसला सुलझ जाता है। पूरे स्कूल में ज़ोंबी घूम रहे थे। इधर तकारी और ये मोटा लड़का वहाँ से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी ये मोटा लड़का तकारी से कहता है कि तुमने तो कहा था कि हम प्रिंसिपल के ऑफिस में जा रहे हैं, लेकिन तुम तो कहीं और जा रही हो। तकारी कहती है कि वहाँ पर जाना सही नहीं है। उधर देखो, प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर बाकी स्टूडेंट भी खड़े हुए हैं। अचानक से प्रिंसिपल के ऑफिस से कुछ ज़ोंबीज निकलते हैं जो बाहर खड़े सभी स्टूडेंट को खा जाते हैं। तकारी मोटे से कहती है, तुम्हें जिंदा रहना है या फिर नहीं? अगर रहना है तो चुपचाप मेरे पीछे पीछे आओ बिना कोई सवाल किए। और ये मोटा लड़का मान जाता है। इधर कामरा और रोई अभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत के सदमे में होते हैं। रोई खड़ी होकर कामरा से कहती है, मुझे तुम्हारा फोन चाहिए, मुझे एक कॉल करना है। कामरा कहता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं। भले ही तुम्हारे फादर पुलिस में है, लेकिन अभी उनको बहुत सारे कॉल आ रहे होंगे तो वो तुम्हारा कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे। रोई कहती है कि मेरे पास उनका एक पर्सनल नंबर है तो मैं उसी से उनको कॉल करूंगी। और वो उन्हें कॉल करती है। थोड़ी देर बाद उसके फादर फोन उठाते हैं, लेकिन उन्हें ठीक से आवाज नहीं आ रही थी। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन जरूर ये नंबर तुम्हें रोई ने दिया होगा। अभी पूरे शहर में काफी ज्यादा खतरा है, तो मैं चाहूंगा कि तुम रोई को लेकर किसी सेफ जगह पर चले जाओ। और कॉल कट हो जाता है। रोई कामरा से कहती है कि उन्होंने तो मेरी आवाज भी नहीं पहचानी। इधर हम देखते हैं कि एक ज़ोंबी अचानक से बेड से खड़ा हो जाता है और एक स्टूडेंट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो स्टूडेंट अपने पास वाली लोहे की रोड की मदद से उस ज़ोंबी का कचुम्बर निकाल देता है। इधर ये नर्स, जिसका नाम शिजुका होता है, ये उस ज़ोंबी के इलाज के लिए कुछ दवाइयाँ इकट्ठा करने लगती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी घुस आते हैं। ये चश्मिश लड़का उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो ज़ोंबी शिजुका के ऊपर भी हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर साइको नाम की लड़की आ जाती है जो उन सभी ज़ोंबीज की सर मक्खन की तरह उड़ा देती है। और वो उस जख्मी हुए लड़के से कहती है कि देखो, अब तुम्हें ज़ोंबी ने काट लिया है तो तुम्हें पता है ना कि ज़ोंबी जिसको भी काटता है वो भी ज़ोंबी बन जाता है। और तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे कि तुम एक ज़ोंबी की मौत मरो, तो मुझे तुम्हारा सर उड़ाना पड़ेगा। और यह कहते हुए वो उसका सर उड़ा देती है और यह देखकर सुजुका की आंखें बाहर आ जाती है। वहाँ पर और भी बहुत सारे ज़ोंबी आते हैं जिन्हें साइको अकेले ही संभाल लेती है। दूसरी तरफ तकारी और ये मोटा लड़का एक कमरे के अंदर आकर छुप जाते हैं। वहाँ पर तकारी इस मोटे से कहती है, देख मोटे सुन, ये सारे सामानों को मिलाकर कुछ ऐसा बना जिससे हम ज़ोंबी से फाइट कर सके। मोटा कहता है कि आखिर इनसे क्या ही बनाया जा सकता है। तकारी कहती है, ओए मोटे, तू तो बस किताबों में ही डूबा हुआ रहता था ना, अब क्या असलियत में तेरी टाइटें फिस हो गई? ये मोटा उसकी बातों को दिल पर ले लेता है और उन सभी चीजों से कुछ बनाने लगता है। अचानक से वहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी घुस आते हैं। ये मोटा उन सभी चीजों को मिलाकर एक बंदूक बनाता है। उस बंदूक से कीलें निकलती है जिससे वो उन सभी ज़ोंबीज को रोक लेता है। थोड़ी देर बाद ये मोटा तकारी से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम मेरे साथ ही क्यों हो? शायद तुम भी मुझे पसंद करती हो, इसलिए। ये मोटा भी तकारी की प्यार में पड़ चुका है। इधर टेरेस के ऊपर भी बहुत सारे ज़ोंबी जबरदस्ती चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामरू और रोई पानी के बड़े पाइप की मदद से उन सभी ज़ोंबीज को पानी पानी कर देते हैं और यह दोनों बड़ी मुश्किल से बचते बचाते हुए स्कूल के अंदर आ जाते हैं। इधर तकारी एक एक्सपेरिमेंट करती है जहाँ पर वो एक गीले टॉवल को एक ज़ोंबी के ऊपर मारती
मारती है लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही वो साइड में टॉवल मारती है तो टॉवल की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी उस टॉवल को पकड़ने की कोशिश करता है। इससे तकारी को समझ में आ जाता है कि ये ज़ॉम्बी केवल आवाज के ऊपर ही रिएक्ट करते हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी उन्हें घेर लेते हैं। दूसरी तरफ साइको तो उन ज़ॉम्बीज को सीरियस ही नहीं ले रही थी और उन्हें मक्खी की तरह उड़ाई जा रही थी। अचानक से चलते हुए नर्स सुजुका फिसल कर नीचे गिर जाती है तो साइको उनकी स्कर्ट फाड़ देती है। साइको कहती है कि स्कर्ट के साथ तुम भाग नहीं पाओगी, इसलिए मैंने इसे फाड़ दिया। दूसरी तरफ इन दोनों के पास लगातार ज़ॉम्बी आए ही जा रहे थे और इनकी गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। अचानक से एक ज़ॉम्बी तकारी के पीछे आ जाता है। वो उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है। तकारी अपने पास पड़ी ड्रिल को उस ज़ॉम्बी के चेहरे पर चला देती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी सब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को चुन चुन कर मारते हैं। इधर तकारी को सांप सूंघ गया था और वो उन लोगों के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम इतने ताकतवर थे तो पहले मेरी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए। वो अपने शकल को आईने में देखती है और कहती है कि मैं कितनी मेली हो चुकी हूँ, मुझे नहाना है। यह कहकर वो साइको से लिपट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद यह सब लोग एक सेफ कमरे में आ जाते हैं। वहाँ पर तकारी अपने हाथ मुंह धोती है और बाकी सब लोग पानी वानी पीकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस मोटे का तो अलग ही चल रहा होता है। इधर साइको मैडम सुजुका से कहती है आपकी कार की चाबी आपके पास ही है ना। सुजुका कहती है कि हाँ मेरे पास ही है, लेकिन एक मिनट शायद वो गिर गई है। पर एक बात बताओ कि तुम कार से जाओगे कहाँ पर। कामरू कहता है कि हम सबसे पहले अपने अपने परिवार के पास जाएंगे। अचानक से टीवी पर एक न्यूज आने लगती है जो लाइव चल रही होती है। एक एंकर बता रही होती है कि शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जिसकी मदद से सब लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। पूरी आर्मी को ऑर्डर मिला है कि जो भी अजीबोगरीब हरकतें करता पकड़ा जाए उसे गोली मार दी जाए। अचानक से कुछ पुलिस वाले उस रिपोर्टर को ही गोली मार देते हैं। इससे इनको यह तो पता चल जाता है कि यह लोग स्कूल से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ये लोग बाहर गए तो इन्हें देखते ही गोली मार दी जाएगी। इन्हें पता लगता है कि पूरे शहर के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है। अमेरिका का प्रेसिडेंट भी अमेरिका को छोड़कर एक सीक्रेट आइलैंड पर शिफ्ट हो गए हैं। लंदन की रानी भी लंदन को छोड़कर किसी अलग जगह पर चली गई है। रोई कहती है कि आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, अचानक से इमरजेंसी कैसे लगा सकते हैं। कामरू कहते हैं कि क्या ये इस ज़ॉम्बी वायरस की वजह से हुआ है, क्या ऐसा भी पहले कुछ हुआ है। तकारी बताती है कि 1980 में भी एक स्पेनिश फ्लू नाम का वायरस आया था जिसकी चपेट में लगभग 600 मिलियन लोग आए थे और उनमें से 150 मिलियन लोग मारे गए थे। कामरू कहते हैं कि आखिर सरकार ने इस स्पेनिश फ्लू नाम के वायरस को रोका कैसे होगा, आखिर इसका एंटीडोट कैसे बनाया होगा। तकारी बताती है कि दरअसल उस फ्लू का कोई एंटीडोट बना ही नहीं। जिन जिन लोगों में वो स्पेनिश फ्लू फैला था उन सभी को गोली मार दी गई और उन्हें खत्म कर दिया गया। इधर स्कूल में ज़ॉम्बी का काफी ज्यादा खतरा बढ़ चुका था, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि यह सब यहाँ से जल्द निकल जाएंगे और जब तक सिचुएशन सरकार के काबू में नहीं हो जाती तब तक ये लोग एक सेफ जगह पर छुपे रहेंगे और ये लोग उन लोगों की भी मदद करेंगे जो अभी तक ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में नहीं आए होंगे। अब ज़ॉम्बीज को मारते हुए ये लोग स्कूल से निकलने लगते हैं, लेकिन सीढ़ियों के पास इन्हें कुछ लोग दिखते हैं जिनको ज़ॉम्बीज ने घेरा हुआ था। यह सभी मिलकर उन लोगों की मदद करते हैं और उन लोगों से पूछते हैं कि आखिर तुम लोगों को किसी ज़ॉम्बीज ने काटा तो नहीं। तो ये लोग सीधा मना करते हैं कि हमें किसी ज़ॉम्बीज ने नहीं काटा और इन लोगों को भी ये लोग अपने साथ में ले लेते हैं। अब सीढ़ियों के पास भी इन लोगों को बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखते हैं। ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकले। तो तकारी कहती है कि हम आवाज किए बिना भी यहाँ से निकल सकते हैं। ये ज़ॉम्बीज सुन नहीं सकते, बस आवाज के ऊपर रिएक्ट करते हैं। रोई कहती है कि अगर तुम्हारी बात झूठी हुई तो क्या करेंगे। साइको कहती है कि पहले किसी एक को जाकर तकारी की बात को प्रूफ करना होगा। तो कामरा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो पहले मैं जाता हूँ और वो धीरे धीरे बिना आवाज किए आगे बढ़ने लगता है। अचानक से एक ज़ॉम्बी कामरा के पास से निकलता है जिससे कामरा की फट जाती है। वो एक जूते को उठाता है और दूर फेंक देता है। जूते की आवाज से सारे ज़ॉम्बी जूते के पीछे चले जाते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए ये सभी लोग स्कूल से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन ये बेवकूफ लड़का जो अपने लोहे की रोड को रेलिंग पर टच कर देता है जिसकी आवाज से सभी ज़ॉम्बीज इन सभी लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। अब इनके पास ज़ॉम्बी
ज़ोंबीज से लड़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता। अब ये लोग ज़ोंबीज को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इधर ये मोटा भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक ज़ोंबी इसे बस खाने ही वाला था। तभी कामरा आकर उसे बचा लेता है। ये सभी लोग ज़ोंबीज को धड़ाधड़ मार रहे होते हैं और एक बस की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इस बेवकूफ लड़के को सभी ज़ोंबीज मिलकर पकड़ लेते हैं और खाने लगते हैं। उस लड़के की बेस्ट फ्रेंड उसके पास जाने लगती है। तकारी उसे रोकती है और कहती है कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन वो लड़की कहती है कि अगर वो नहीं बचा तो मेरा भी जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं, और वो उसके पास चली जाती है। यह सभी मिलकर जल्दी से बस के अंदर चढ़ जाते हैं। इस बस को सुजुका ड्राइव कर रही होती है। कामरा गेट को बंद करने वाला था, तभी इन्हें कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स दिखाई देते हैं। कामरा उनकी मदद करने के लिए जाने लगता है, पर रोई उसे रोकती है और उसके ऊपर चिल्लाती है कि तुम्हें कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब खुद ब खुद आ सकते हैं। और कामरा भी उसकी बात मान लेता है। सभी स्टूडेंट बस के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट वहीं पर नीचे गिर जाता है, जिसकी मदद करने के बजाय ये टीचर उसके मुंह पर लात मारता है। यह सभी लोग बस में बैठ चुके थे। अब शिजुका मैडम ज़ोंबीज के ऊपर बस को चढ़ाती हुई वहां से निकाल लेती है। थोड़ा दूर आने के बाद ये टीचर साइको से कहता है कि तुम लोगों ने हमारी जान बचाई है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों का लीडर कौन है? साइको कहती है कि हमारा कोई लीडर वीडर नहीं है, हम लोग टीम स्पिरिट के साथ एक दूसरे की बात समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ये टीचर कहता है कि तुम्हारा कोई लीडर नहीं है, तब तो तुम्हें काफी दिक्कत हो सकती है। तभी रोई कामरा को कहती है कि तुमने इस टीचर को बचाकर काफी बड़ी गलती कर दी, देखना ये टीचर हम सभी को लेकर डूबेगा। थोड़ा और दूर आने के बाद ये स्टूडेंट इन लोगों के ऊपर चिल्लाने लगता है, तुम लोग हमें बचाना चाहते हो, पर मुझे तो लगता है कि तुम लोग हमें मारना चाहते हो। तुम लोग अगर हमें बचाना चाहते तो किसी सेफ जगह पर हमें छुपा कर रखते, लेकिन तुम तो हमें शहर की तरफ लेकर जा रहे हो जहाँ पर ज़ोंबी भरे हुए हैं। मैडम सुजुका को भी गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि एक तो मैं इस बस को पहली बार चला रही हूँ, ऊपर से तुम लोग इतने बकबक किए जा रहे हो। ये लड़का काफी शोर कर रहा था, तो साइको इसी से पूछ लेती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। वह लड़का कामरा की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे इस लड़के से काफी दिक्कत हो रही है। वो लड़का कामरा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रोई उसकी सारी हेकड़ी निकाल देती है। यह देखकर वो टीचर कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये लड़का सभी को डिस्टर्ब कर रहा था। अब तुम मुझे बताओ कि हम लोगों में से आखिर लीडर किसको बनना चाहिए? देखो तुम सब स्टूडेंट हो और मैं एक टीचर, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे ही लीडर बनना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर कुछ स्टूडेंट उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। रोई कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये टीचर कहता है कि तब तो हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हमें दो अलग अलग टीमें बनानी पड़ेगी। उसकी यह बात सुनकर रोई बस से नीचे उतर जाती है और कहती है कि मैं इस टीचर के साथ बस में नहीं जाऊंगी। कामरा रोई को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से एक ज़ोंबी से भरी हुई बस उनकी बस को टक्कर मार देती है, जिससे वहां पर भयानक आग लग जाती है। यह दोनों एक टनल के अंदर बंद हो जाते हैं। साइको उनकी मदद करने के लिए वहां पर आती है, लेकिन वहां पर ज़ोंबी खड़े हुए थे, इसलिए कामरा उससे कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, हम दोनों तुम्हें कल इस स्टेशन के पास मिलेंगे, अगर कल नहीं मिले तो परसों मिलेंगे। यह सुनकर वो लोग जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। इधर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे यह दोनों बार बार बचते हैं। अचानक से एक ज़ोंबी कामरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कामरा को वह काट नहीं पाता क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। तभी पीछे से रोई आती है और उस ज़ोंबी को मारकर वहीं पर खत्म कर देती है। थोड़ा सा आगे आने पर इन दोनों को एक बाइक मिलती है जो उसी ज़ोंबी राइडर की थी। यह दोनों उस बाइक के ऊपर बैठकर शहर की तरफ जाने लगते हैं। इन लोगों को रास्ते में बहुत सारे सोल्जर्स दिखाई देते हैं, तो रोई कामरा से कहती है हमें उन सोल्जर्स से मदद मांगनी चाहिए, पर कामरा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारी मदद करेंगे। रोई कहती है कि भला ऐसा क्यों? कामरा बताता है कि अगर वो लोग हमारी मदद करना चाहते तो पहले हेलीकॉप्टर भेजकर हमारी मदद कर सकते थे। अब यहाँ से जल्दी चलो वरना ज़ोंबीज यहाँ पर आ जाएंगे। और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन लोगों की बस लगभग 4 घंटे से ट्रैफिक में अटकी हुई है और इन्होंने अभी तक 1 किलोमीटर भी ठीक से ट्रेवल नहीं किया। बाहर सोल्जर्स ज़ोंबीज को गोलियों से मारे जा रहे थे। गोलियों की आवाज सुनकर ये लड़कियां डर जाती है, जिन्हें ये चश्मिश टीचर गले लगाकर कहता है कि तुम दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता। इधर इन लोगों को इस टीचर के इरादे काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा कामरा और रोई शहर के अंदर पहुँच जाते हैं और वह लोग
देखते हैं कि शहर की हालत तो काफी बुरी हो रखी है और वहाँ पर उन्हें कोई इंसान या ज़ॉम्बी भी दिखाई नहीं देता। थोड़ा दूर आने के बाद इन लोगों को एक पुलिस कार दिखाई देती है जिसकी हेडलाइट जल रही थी। यह दोनों उस कार के पास जाते हैं और यह देखते हैं कि उस कार का तो काफी भारी एक्सीडेंट हो रखा था और कार में बैठे पुलिस वालों की डेथ भी हो गई थी। तो यह दोनों उन दोनों पुलिस वालों की गन्स को निकाल लेते हैं। कामरा गन को पकड़कर देखता है, ये गन तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा भारी है, लेकिन इसमें केवल 5 ही गोलियां है। रोई कामरा को अपने बंदूक की 5 और गोलियां देती है और कहती है कि ये तुम्हारे काम आएगी, वैसे भी मेरी बंदूक खराब है। अब ये लोग पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर आ जाते हैं, पर हमारे प्रोटेगनिस्ट के पास पैसे नहीं होते। तो रोई कामरा से कहती है कि तुम तो एकदम बेकार हो। तो कामरा चिढ़ जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से कंपेयर करना बंद करो। रोई कहती है कि मैं तुम्हें किसी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ। कामरा कहता है कि अगर तुम मुझे उससे कंपेयर नहीं करती तो मुझे बेकार कभी नहीं कहती। और वह कहता है कि चलो छोड़ो, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? रोई कहती है कि वो क्या है कि मैं अपना पर्स स्कूल में ही कहीं पर भूल कर आ गई। कामरा कहता है कि अब बताओ बेकार कौन हुआ और मुझे बेकार बोल रही थी। जरा तुम यहीं पर रुको, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ कि हमें कुछ पैसे मिलते हैं या फिर नहीं। कामरा को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, वहाँ पर बस एक छोटी सी एटीएम मशीन रखी हुई थी। कामरा अपने बेड से उस एटीएम मशीन को तोड़ देता है और उसके अंदर से पैसे निकाल लेता है। अचानक से रोई की चिल्लाने की आवाज आती है। कामरा जल्दी से बाहर दौड़ता है और वह देखता है कि एक छपरी ने उसे पकड़ लिया था। कामरा कहता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो? तुम उस लड़की को जल्दी से छोड़ दो। वह छपरी कहता है कि छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है बेवकूफ बच्चे। कामरा कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, यहाँ पर कभी भी ज़ॉम्बीज़ आ सकते हैं। वह छपरी कहता है कि हाँ, मैं पागल हो गया हूँ क्योंकि मैंने अपने परिवार वालों को अपनी आंखों के सामने ज़ॉम्बी बनता हुआ देखा है और उन्हें अपने हाथों से ही मार दिया। अब मैं पूरी तरह पागल हो चुका हूँ। और वह कामरा से कहता है कि जल्दी से अपनी बाइक में पेट्रोल भरो वरना ये लड़की तो गई। कामरा उसकी बात मानते हुए जल्दी से बाइक के अंदर पेट्रोल भर देता है, पर अभी भी वो छपरी रोई को नहीं छोड़ रहा था। तो कामरा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बंदूक से उसके सीने को छल्ली छल्ली कर देता है। रोई भी उस छपरी को सबक सिखाना चाहती थी, पर कामरा कहता है कि बंदूक की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी यहाँ पर आते ही होंगे और यह दोनों वहाँ से चुपचाप दूर आ जाते हैं। जबकि उस पेट्रोल पंप के पास ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे जो उस छपरी को कच्चा चबा जाते हैं। अब हम एक प्लेन को देखते हैं जो टेक ऑफ करने वाला होता है। अंदर पायलट का साथी पायलट को कहता है कि सभी पैसेंजर्स को अंदर बिठा दिया गया है और सभी की जांच कर ली गई है और ये सब सेफ है। पायलट कहता है कि अब हम उड़ने के लिए तैयार है, पर तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें अपनी फैमिली के पास नहीं जाना? हेल्पर कहता है कि अभी तक मुझे उनका कोई कॉल या मैसेज नहीं आया है, तो मुझे पता नहीं कि वो ठीक भी है या फिर नहीं। इधर एयरपोर्ट पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ रखे थे, इसलिए उनका सफाई करने के लिए स्नाइपर्स को रखा जाता है। काम खत्म होने के बाद ये स्नाइपर अपने शरीर की मसाज करने लगती है और कहती है कि यहाँ पर मैं काफी घंटों से लेटी हुई थी। ये दूसरा स्नाइपर उससे कहता है कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हारी मसाज कर सकता हूँ। ये स्नाइपर उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि अगर तुम मुझसे अच्छा निशाना लगा सकते तो मैं तुम्हें यह मौका जरूर देती। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला क्योंकि ये लड़की पूरी दुनिया की टॉप 5 स्नाइपर्स में से एक है। ये लड़का कहता है कि अब तुम कहाँ जाने वाली हो? स्नाइपर कहती है अब मुझे जापान जाना है, दरअसल वहाँ पर कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है। हमें फिलहाल अपनी फैमिलीज के पास नहीं जाना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। इधर इस मोटे की भी नींद खुल जाती है और ये बस के बाहर देखता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही डायरेक्शन में कहीं पर जा रहे होते हैं। तकारी प्लेन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि जरूर वो प्लेन में बैठकर किसी सेफ जगह पर जा रहे होंगे। यह मोटा कहता है कि तब तो हमें भी प्लेन में बैठकर यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। तकारी कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें काफी देर हो चुकी है। इधर ये टीचर अपना असली रंग दिखाने लगा था तो ये मोटा तकारी से कहता है अगर तुम कहो तो मैं इस तशमीश का काम यहीं पर तमाम कर सकता हूँ। तकारी कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर कामरा यहाँ पर होता तो वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेता। यह मोटा कहता है कि तुम तो बस उसी की यादों में डूबी हुई रहती हो, क्या तुम उसे पसंद करती हो? यह सुनकर तकारी ब्लश करने लगती है। इधर साइको भी कहती
कहती है कि मैं भी उम्मीद करती हूँ कि वह दोनों ठीक होंगे। इधर शहर के अंदर कुछ गुंडे अंधाधुंध गोलियां चला रहे होते हैं, इसलिए कामरा रूही से कहता है तुम मुझे बस कस के पकड़े रहना, और वो अपनी बाइक को उन गुंडों के बीच में से निकालता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद कामरा रूही से कहता है हम मेन ब्रिज से नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर पहले ही काफी सारे ज़ॉम्बीज होंगे और सोल्जर्स भी जो उन्हें संभाल रहे होंगे, हमें दूसरे ब्रिज से जाना पड़ेगा। इधर मेन ब्रिज पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और पुलिस वाले उन्हें संभाल रहे होते हैं। पुलिस वालों ने नाकाबंदी भी की होती है, लेकिन कुछ छपरी लोग उस नाकाबंदी को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। पुलिस उन्हें वार्न करती है कि अगर तुम लोगों ने इस ब्रिज को पार करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये छपरी लोग कहाँ मानने वाले थे, तो ये पुलिस वाले अपनी वाटर गन से इन सभी को साफ कर देते हैं। इधर ये टीचर इन बच्चों से कहता है कि जिन लोगों ने हमें छोड़ा है हमें उनकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब बेकार थे, और वो उन बच्चों को अपनी बातों में फंसाने लगता है। इधर इन दोनों को यह सब काफी अच्छे से समझ में आ रहा था। तभी साइको तकारी से कहती है कि हमें ईस्ट पुलिस स्टेशन की तरफ जाना होगा, मैंने कामरा से वादा किया है कि हम वहीं पर मिलेंगे। तकारी साइको से कहती है कि तुम्हारी कोई फैमिली वेमली नहीं है क्या? साइको कहती है कि दरअसल मेरे फादर डोजो चलाते हैं और मेरी मॉम नहीं है, मेरे पास सिर्फ मैं और कामरा से किया हुआ वादा है। तकारी भी कहती है कि ईस्ट पुलिस स्टेशन के पास तो मेरा भी घर है। ये मोटा भी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तकारी के साथ ही चलूंगा। वो क्या है कि मेरे फादर हीरो के व्यापारी है और वो इधर उधर घूमते रहते हैं, और मेरी मॉम फ्रांस में एक फेमस फैशन डिजाइनर है। इनकी बातें सुनकर नर्स सुजुका भी कहती है कि मेरे दोनों पेरेंट्स नहीं है तो मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलूंगी, वैसे भी ये टीचर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर ये टीचर इन लोगों के पास आकर कहता है कि आखिर तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? तकारी कहती है कि देखो मिस्टर, ये कोई स्कूल ट्रिप नहीं है कि हम तुम्हारी बात माने, हमें जो सही लगेगा हम वो करेंगे। ये टीचर कहता है कि तो फिर ठीक है, तो ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, अगर तुम लोग चाहते हो तो इस बस से बाहर भी जा सकते हो, लेकिन तुम्हें नर्स सुजुका को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। तभी ये मोटा उस टीचर के ऊपर फायर कर देता है और कहता है मेरा निशाना चूका नहीं बल्कि मैंने खुद से ही साइड में फायर किया है। मैंने स्कूल में पहले ही बहुत कुछ सह लिया है, लेकिन अब नहीं, मुझे और सहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे सिर पर जितने बाल नहीं है उससे ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को मैंने मार दिया, अगर एक भी कदम आगे बढ़ा है तो मुझे तुम जैसे इंसान को मारने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये लोग उसे डरा धमका कर वहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन रास्ते में इन लोगों के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं और इस मोटे की भी गोलियां लगभग खत्म हो गई थी, तो ये साइको से मदद मांगता है। साइको कहती है कि क्या तुम्हें मेरी तलवार चाहिए? तो मोटा कहता है कि मुझे तलवार चलानी ही नहीं आती। तभी वहाँ पर रोई और कामरा की एंट्री होती है, वो भी फिल्मी स्टाइल में, जो काफी खतरनाक होती है। कामरा इस मोटे को अपनी बंदूक देता है और ये मोटा एक शार्प शूटर बन जाता है और ये सभी मिलकर उन सभी ज़ॉम्बीज़ को चुन चुन कर मारते हैं। अब ये लोग नदी के पास बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को आखिर जाना कहाँ पर है। तभी नर्स सुजुका कहती है कि हम एक काम करते हैं, मेरी फीमेल फ्रेंड के घर चलते हैं, उसका घर पास में ही है और उसके घर की चाबी भी मेरे पास है। वो क्या है कि वो इधर उधर ट्रेवल करती रहती है, तो उसके घर पर अभी कोई भी नहीं होगा। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि उनके पास एक बड़ी सी कार है जो एक टैंक के साइज की है। ये सभी लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं कि मैडम सुजुका का फ्रेंड दरअसल इनका बॉयफ्रेंड है। अब कामरा और सुजुका उस घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलते हैं कि वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी वगैरह है या फिर नहीं। रात को ये सभी लोग उस घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये सभी हैरान होते हैं कि उसके दोस्त के पास एक मिलिट्री हैमर कार है, लेकिन अचानक से वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। तो ये सभी मिलकर उन ज़ॉम्बीज का सामना करते हैं और उनका सफाया कर देते हैं। अब सभी ज़ॉम्बीज़ का सफाया करने के बाद ये लोग बात लेते हैं और थोड़ा चिल करते हैं। दूसरी तरफ कामरा और ये मोटा एक अलमारी को खोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारी इनलीगल गन्स होती है, जिन्हें देखकर इस मोटे का दिमाग खराब हो जाता है और ये कहता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ जरूर होगा और मैडम सुजुका की जो फ्रेंड है वो जरूर मिलिट्री में रही होगी। यह मोटा उन सभी बंदूक की कुंडली बताने लगता है। अब यह दोनों मिलकर उन सभी बंदूक में गोलियों को फिल करने लगते हैं। यहाँ यह मोटा
बताता है कि मैंने इन सभी गन्स को पहले भी चलाया हुआ है, लेकिन वो सभी नकली गन्स थी। लेकिन वो नकली गन्स और इन असली गन्स में कोई भी फर्क नहीं है। अब कामरा खिड़की के बाहर दूरबीन की मदद से ब्रिज को देख रहा होता है, जहाँ पर बहुत सारी पुलिस और बहुत सारे लोग होते हैं। इधर पुलिस का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि उन्हें आगे से ऑर्डर मिलना बंद हो गए थे। कामरा टीवी को ऑन करता है जिसमें उसी ब्रिज की खबर चल रही होती है, जहाँ यह खरगोश की शक्ल का बंदा इन सभी लोगों को भड़का रहा होता है। और न्यूज में बताया जाता है कि ये जो वायरस है दरअसल ये एक बायो वेपन है जो जापान और बाकी कंट्रियों ने साथ मिलकर बनाया है। यह वायरस उनकी रिसर्च लैब से अचानक से बाहर आ गया और पूरी दुनिया में फैल गया। इधर ये पुलिस वाले लगातार इन ज़ॉम्बीज के ऊपर गोलियां चलाए जा रहे थे। उन ज़ॉम्बीज के बीच में एक औरत चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज गोली मत चलाओ, मेरा बच्चा और मैं बिल्कुल ठीक है, हमें बचा लो। अचानक से उसी का बच्चा उस औरत को काट लेता है और दोनों ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इधर अभी भी ये खरगोश इन सभी लोगों को भड़का रहा होता है, इसलिए एक हेड पुलिस वाला आकर इसे समझाता है कि तुम लोगों को भड़काना बंद करो, पर यह बंदा नहीं मानता, जिसकी वजह से पुलिस वाला इसे गोली मार देता है। यह दोनों ये सब न्यूज में देख रहे होते हैं। अचानक से कामरा के पीछे से कोई आता है। ये नर्स सुजुका होती है जो बिल्कुल भी होश में नहीं थी, इसलिए कामरा उसे उठाकर एक कमरे में सुला देता है। अचानक से वहाँ पर रोई भी आ जाती है और वो भी होश में नहीं थी, इसलिए हमारा कामरा उसे नर्स सुजुका के साथ ही सुला देता है और खुद नीचे आ जाता है। वहाँ पर वो साइको को देखकर काफी चौंक जाता है क्योंकि उसने इसी टाइप के कपड़े पहने हुए थे। इससे पहले कि वो साइको को कुछ बोल पाता, रोई कामरा को ऊपर से आवाज लगाती है। कामरा उसके पास चले जाता है और रोई की बातें सुनने लगता है, पर थोड़ी देर बाद रोई अपने मरे हुए बेस्ट फ्रेंड के बारे में बातें करने लगती है जो कामरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और वह कहता है कि जो मर गया उसके बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं, हमें प्रेजेंट में जीना होगा। दूसरी तरफ ब्रिज के ऊपर हालात काफी बिगड़ चुके थे और दो बुलडोजर सभी को कुचलते जा रहे थे। इधर पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता और एक हेड पुलिस वाला तो खुद को गोली भी मार लेता है। इधर कामरा को डॉग के जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगती है, इसलिए वो बाहर जाकर चेक करता है। यहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके घर के आसपास आ चुके थे। इधर हम एक अनजान लड़के को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज के ऊपर फायर कर रहा होता है, लेकिन उसकी बुलेट नीचे गिर जाती है, जिसे उठाने के चक्कर में ज़ॉम्बीज उसे कच्चा चबा जाते हैं। यह सारा नज़ारा साइको देख रही होती है। कामरा कहता है कि हमें उन ज़ॉम्बीज के ऊपर फायर करना होगा, लेकिन साइको ऐसा करने से मना कर देती है। वह कहती है कि बंदूक की आवाज से सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पर आ जाएंगे, और वह कमरे के अंदर आकर लाइट बंद करती है और कामरा से कहती है कि यह वह दुनिया नहीं है जहाँ पर तुम अपनी मनमानी कर सकते हो। यहाँ पर हर कोई अपनी जान बचाना चाहता है, तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम दूसरों की जिंदगी खतरे में डालो। और वो उसकी दूरबीन उसे वापस कर देती है। कामरा वापस से दूरबीन से इधर उधर देखने लगता है और वह देखता है कि एक आदमी और एक छोटी सी बच्ची दौड़ते हुए एक घर की तरफ जाते हैं। यह आदमी दरवाजे को खटखटाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग अंदर ही हो, प्लीज हमारी मदद करो। लेकिन उस आदमी की कोई भी मदद नहीं करता, इसलिए वह कहता है कि अगर तुम लोगों ने गेट नहीं खोला तो मैं इस गेट को तोड़ दूंगा। उसके यह कहते ही अचानक से घर का दरवाजा खुल जाता है और वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है तो घर के अंदर एक आदमी उसे भाला मार देता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, और दरवाजा बंद हो जाता है। इधर यह आदमी अधमरा हो चुका था और वो अपनी छोटी सी बेटी को कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से कहीं पर दूर चली जाओ और कहीं पर छुप जाओ। अपने फादर को घायल देखकर वह लड़की जोर जोर से रोने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ जाते हैं। यह सारा नजारा ये लोग देख रहे होते हैं। कामरा तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन यह मोटा अपनी राइफल की मदद से ज़ॉम्बीज के ऊपर फायर करने लगता है। वह कामरा से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि फायर मत करो। ओ सॉरी, शायद मैंने ही फायर किया था। कामरा उस मोटे को थैंक यू बोलता है। वह मोटा कहता है कि वह एक छोटी सी लड़की है, तो मैं उसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकता, हमें उसे बचाना पड़ेगा। कामरा जल्दी से तैयार होकर उस लड़की को बचाने के लिए जाता है। तभी रोई वहाँ पर आ जाती है। रोई कामरा को अपनी छोटी सी बंदूक भी देती है और उसे ऑल द बेस्ट कहती है। अब साइको और रोई कामरा के लिए दरवाजा खोल देती है और कामरा हीरो की तरह अपनी बाइक को उड़ाते हुए ज़ॉम्बीज के ऊपर से लेकर जाता है। छत के ऊपर खड़ा ये मोटा ज़ॉम्बीज को मारते हुए कामरा का रास्ता साफ करता है। कामरा उस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते में ज़ॉम्बी पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से कामरा
कामरा की बाइक स्लिप हो जाती है। इधर उस लड़की के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला करने वाला था, लेकिन कामरा उसे बचा लेता है और आसपास के सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ तकारी इस मोटे को कहती है कि जल्दी से अपना जरूरी सामान ले लो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। यह सभी लोग अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर ये मोटा भी डाकू मंगल सिंह बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ कामरा को पता चलता है कि यह आदमी इस लड़की के फादर है, इसलिए वह एक कपड़े को उसके फादर के ऊपर ढकता है और एक फूल को तोड़कर और वह लड़की उस फूल को चढ़ाकर जोर जोर से रोने लगती है। अब कामरा उस लड़की को कहता है कि तुम्हें मेरी पीठ पर आना होगा। कामरा उस लड़की के साथ साथ उस डॉग को भी उठा लेता है और वॉल के ऊपर धीरे धीरे चढ़ने लगता है। इस वक्त कामरा ऐसी सिचुएशन में होता है कि उसकी एक छोटी सी गलती उसे बाढ़ में भेज सकती है। अब इतनी दुविधापूर्ण स्थिति में इस छोटी सी बच्ची को सूसू आ जाता है। अब सूसू करने के लिए इनके पास जगह नहीं होती, इसलिए वो कामरा के ऊपर ही सूसू कर देती है। अब वहाँ पर सभी गर्ल्स कामरा की मदद करने के लिए ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए उसके पास पहुँच जाती है, जहाँ पर साइको नीचे उतरकर कामरा का रास्ता साफ करती है और ये मोटा तो एकदम धुरंधर बन जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मोटा ही हीरो है। अब कामरा के पास वो कार पहुँच जाती है, इसलिए कामरा छलांग लगाकर उस कार के ऊपर चढ़ जाता है और ज़ॉम्बीज को उड़ाते हुए ये लोग बड़े आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट के प्लेन तक में ज़ॉम्बीज घुस आए थे, यहाँ तक कि उन्होंने चेयरमैन और प्रेसिडेंट को भी काट लिया था। चेयरमैन प्रेसिडेंट से लगातार कहता है कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमारी आर्मी और देश का क्या होगा। अब आखिरकार वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है, इसलिए पास खड़ा हुआ पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर गोली चलाकर उसका काम तमाम कर देता है। इधर ये लोग अपनी कार की मदद से ही रिवर को पार करने लगते हैं और ये मोटा एक छोटी बच्ची को एक अजीब सा गाना सिखाता है, जिससे सुनकर तकारी को गुस्सा आ जाता है और वह इस मोटे से कहती है कि अगली बार तुमने ये गाना गाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मिस सुजुका सभी से कहती है कि जल्दी से नींद से जाग जाओ, हम बस नदी को पार करने ही वाले हैं। अब यह लोग नदी को पार कर लेते हैं। नर्स सुजुका अपने साथ पहले ही कुछ एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आई थी, इसलिए ये सभी अपने अपने कपड़े चेंज करने लगते हैं। इधर कामरा उस डॉग को उठाकर कहता है कि ये डॉग हमेशा हाइपर रहता है और उसे सिखाता है कि तुम्हें ज्यादा भौंकना नहीं है वरना ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। अब ये मोटा कामरा को एक राइफल देता है और उसे बताता है कि इसे चलाना कैसा है। तभी रुई कुमरा को आवाज लगाती है और कहती है कि बताओ ये कपड़े कैसे लग रहे हैं। कुमरा उन सभी को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कपड़े तुम्हारे ऊपर काफी सही लग रहे हैं। अब ये दोनों आगे जाकर चेक करते हैं कि कहीं पर खतरा है या फिर नहीं। रास्ता क्लियर होता देख वह दोनों उन सभी को इशारा करते हैं और वह लोग कार लेकर ऊपर आ जाते हैं। तकारी अपनी दूरबीन की मदद से सभी घरों को देखती है जहाँ पर उसे एक भी इंसान नहीं दिखता और यह लोग डिसाइड करते हैं कि यह सभी सबसे पहले तकारी के घर जाएंगे। कामरा तकारी को पहले ही कह देता है कि कुछ एक्सपेक्ट मत करना, यानी कि यह मत सोचना कि तुम्हारा कोई अपना अभी तक जिंदा होगा। तकारी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इन सब के लिए तैयार हूँ। अब यह लोग कार में बैठकर तकारी के घर जाने लगते हैं। रास्ते में इन्हें एक बाइक का शोरूम दिखता है जहाँ पर काफी महंगी महंगी बाइक्स होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गाड़ी में जगह होने के बावजूद ये लोग छत पर क्यों बैठते हैं। ये लोग मौसम का मजा लेते हुए आराम से जा रहे होते हैं, तभी अचानक से मोटा दूरबीन में देखकर चिल्लाता है, सामने रास्ते पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े हुए हैं। तकारी नर्स सुजुका से कहती है कि इन सभी मोस्टर के ऊपर इस गाड़ी को चढ़ा दो। नर्स सुजुका ऐसा ही करती है, वो सभी ज़ॉम्बीज को धड़ाधड़ उड़ाकर आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक से साइको देखती है कि आगे के रास्ते पर तो लोहे के तार बंधे हुए हैं जिससे कार कट सकती है। नर्स सुजुका पूरी ताकत से इमरजेंसी ब्रेक लगाती है, लेकिन इसके बावजूद उनकी कार स्लिप हो जाती है और कार अचानक से झटके से रुकती है, जिसकी वजह से रोई कार से नीचे गिर जाती है और उसे पीठ में काफी खतरनाक चोट भी आती है। वो बेचारी जमीन पर पड़ी हुई थी और ज़ॉम्बीज उसे अपना खाना बनाने ही वाले थे, लेकिन तभी कामरा बीच में आकर उसे बचा लेता है। पर एक दिक्कत होती है, इसे ठीक से बंदूक चलाना ही नहीं आता और इसकी गोलियां भी नीचे गिर जाती है। इधर कामरा की मदद करने के लिए रोई भी कार से नीचे उतर जाती है। इधर कामरा बिल्कुल लाचार खड़ा हुआ था, तभी वो रोई को गले लगाता है और कहता है कि कम से कम मैं तुम्हारे साथ मर तो पाऊंगा, लेकिन तभी वो उसकी बंदूक से ही उन ज़ॉम्बीज के ऊपर फायर करने लगता है, लेकिन
लेकिन उसका निशाना काफी बुरा था और हर बार उसका निशाना चूक रहा था और उसकी गोलियां भी खत्म हो गई थी। इधर इस मोटे की भी गोलियां खत्म हो जाती है, इसलिए ये छोटी बच्ची से कुछ गोलियां मांगता है। वह इसे जल्दी से गोलियां दे देती है और ये मोटा कहता है कि अब मैं दिखाता हूँ मौत का असली तांडव। अब ये मोटा पागलों की तरह इनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। इधर नर्स सुजुका के लाख ट्राई करने के बावजूद ये कार स्टार्ट ही नहीं होती। अब तकारी भी बाकी सबकी मदद करने के लिए कार से बाहर आ जाती है। वह ज़ॉम्बीज़ से कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं एक डरपोक लड़की हूँ जो तुम लोगों से इतनी आसानी से डर जाएगी। और वो भी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ से फाइट करते करते इन लोगों को शाम हो जाती है। इसके बावजूद उन ज़ॉम्बीज़ की संख्या कम ही नहीं हो रही थी और सब लोग काफी थक भी गए थे। अब कामरा तकारी से बंदूक लेता है और कहता है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। और वो दौड़ता हुआ ज़ॉम्बीज़ के बीच में घुस जाता है। उसके पीछे पीछे साइको भी आ रही थी। यह दोनों अपनी गन्स को आसपास मारते हुए जा रहे थे ताकि उनकी आवाज सुनकर वो सभी ज़ॉम्बीज़ उन लोगों के पीछे आ जाए। यह लोग दौड़ते हुए एक ऊंची जगह पर चले जाते हैं। यह सोचते हैं कि इनका प्लान कामयाब हो गया, लेकिन एक दिक्कत हो जाती है। केवल आधे ज़ॉम्बी ही इनके पीछे आते हैं, बाकी के ज़ॉम्बीज़ उधर ही रुक जाते हैं। कामरा रेलिंग के ऊपर बंदूक मारते हुए कहता है कि बेवकूफो, उधर नहीं इधर आओ। यह लोग काफी बुरे फंस चुके थे, इसलिए ये मोटा इस बच्ची से कहता है तुम्हारा साइज काफी छोटा है तो तुम इन जालों से काफी अच्छे से बाहर निकल सकती हो। लेकिन ये लड़की रोने लगती है और कहती है कि तुम भी मेरे फादर की तरह चेहरा बना रहे हो जब वो मर रहे थे। तभी तार के दूसरे साइड से कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो आते ही आसपास के सभी ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देते हैं। रास्ता क्लियर होते ही वो इन सभी लोगों को एक एक करके रेस्क्यू कर लेते हैं। अब ये सभी लोग सही सलामत होते हैं, लेकिन कामरा और साइको वहीं पर अटक जाते हैं। नर्स सुजुका उनका शुक्रिया अदा करती है। इधर तकारी को पता चलता है कि यह औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी मोम है। तकारी उनसे गले मिलती है और कहती है कि आपको देखकर काफी अच्छा लगा। अब वो दौड़ते हुए कामरा और साइको से कहती है कि हम लोग हमारे मेंशन की तरफ जा रहे हैं, तुम दोनों भी जल्द से जल्द हमारे घर पर आ जाना। इधर यह दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। अब ये दोनों ज़ॉम्बी से छुपते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद इन लोगों को तकारी का मेंशन पहाड़ पे दिखाई देने लगता है, लेकिन वहां तक पहुंचने में इन लोगों को काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए कामरू कहता है कि क्यों ना हम दोनों एक एक बाइक ले ले। और यह दोनों उसी बाइक के शोरूम में जाते हैं जो इन्हें रास्ते में दिखा था। अंदर जाने पर इन लोगों को एक कार दिखाई देती है जो पानी में भी चल सकती थी, इसलिए ये दोनों बाइक के बजाय इस कार को ही उठा लेते हैं। अब यह दोनों ज़ॉम्बीज़ को उड़ाते हुए फुल स्पीड से कार से आगे बढ़ने लगते हैं। कामरू जल्दी से नदी के अंदर अपनी कार को उतार देता है, लेकिन उसकी वजह से साइको के सारे कपड़े गीले हो जाते हैं और इन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सा माहौल क्रिएट हो जाता है। साइको कामरू से कहती है कि मुझे ठंड लग रही है, क्यों ना हम थोड़ी देर यहीं कहीं पर रुक जाए। कामरू नदी के बीचों बीच एक आइलैंड पर कार को रोक देता है। साइको को गीले कपड़े की वजह से ठंड लग रही थी, इसलिए कामरा उसे एक नया कपड़ा पहनने के लिए देता है। और साइको जब उन कपड़ों को पहनती है तो वो काफी डिफरेंट लग रही थी और कामरू कुछ बोल ही नहीं पाता। रात को ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ये बंदा पागल होता है और अपनी कार को वापस से पानी के अंदर कुदा देता है, जिससे साइको के वापस से कपड़े गीले हो जाते हैं। साइको कहती है कि क्या तुम्हें लड़कियों को भिजाने में मजा आता है। कामरू एक गंदी सी स्माइल देता है और टेप की मदद से कार को और फाउंटेन को एक दूसरे से बांध देता है और कार गोल गोल घूमने लगती है। साइको समझ जाती है और कहती है तुम इस कार की आवाज की मदद से सभी ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर इकट्ठा करना चाहते हो, तुम तो एकदम कमाल के हो। अब ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आना शुरू कर देते हैं। साइको भी एक एक करके सभी को मजा चखाने लगती है। ये लड़की उन सभी ज़ॉम्बीज़ को ऐसे काटे जा रही थी जैसे कि वो कोई गाजर मूली हो, लेकिन अचानक से साइको के सामने दो छोटे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पता नहीं साइको को क्या हो जाता है और वो वहीं पर स्टक हो जाती है। लेकिन कामरू उसे बचा लेता है और वो साइको का हाथ पकड़कर उसे वहां से भगा ले जाता है। अब यह दोनों एक मंदिर में आकर छुप जाते हैं। कामरू कहता है कि जब तक सुबह नहीं हो जाती हमें यहीं पर रुकना चाहिए और वो साइको को एक थैली भी देता है और कहता है कि आज के लिए यही हमारा टॉयलेट है। और यह सुनकर साइको हंसने लगती है। अब अचानक से साइको कामरा से पूछती है कि क्या तुम किसी ऐसी लड़की से शादी करोगे जिसने किसी का मर्डर किया हो। कामरू कहते है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। साइको अपना एक पास्ट
बताती है जहाँ पर एक आदमी उसे परेशान किया करता था, लेकिन एक दिन उसने अपनी तलवार से उसको मौत के घाट उतार दिया और उसे मारने में उसे काफी ज्यादा मजा आया। और वह कहती है कि क्या तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे जिसे लोगों को मारने में काफी मजा आता हो। कामरू उससे कहता है कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो सब गलत है। वो आदमी तुम्हें परेशान कर रहा था तो तुमने बस उसे सबक सिखाया। कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हमें किसी को मारना भी पड़ सकता है। और हाँ, अगर वो लड़की तुम्हारे जैसी हो तो मैं उससे शादी जरूर करना चाहूंगा। अब यह दोनों सो जाते हैं और सुबह होने पर यह दोनों मंदिर से बाहर आ जाते हैं। कामरू कहता है कि यहाँ पर एक भी ज़ॉम्बी नहीं है तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन अचानक से वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आना शुरू कर देते हैं। कामरू साइको से कहता है कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, पर साइको तो लड़ने के मूड में ही नहीं थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था, इसलिए कामरू साइको को कॉन्फिडेंस दिलाता है। वो उससे कहता है कि अपने पास्ट को भूल जाओ, जो हुआ उसे पीछे छोड़ दो। उन बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं जो तुम्हें बार बार अंदर से दुख देते हैं। कामरू साइको को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिला देता है और इतना कॉन्फिडेंस दिला देता है कि साइको अकेले ही सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देती है। ये लड़की अकेली इतनी ताकतवर है कि बिना किसी की मदद के भी ये सरवाइव कर सकती है। अब सभी ज़ॉम्बीज का काम तमाम करने के बाद ये लोग तकारी के मेंशन की ओर जाने लगते हैं। अब एक दूसरे के गले लगते हुए ये लोग रेंगते रेंगते तकारी के मेंशन तक पहुंच जाते हैं। तकारी उन दोनों को देख लेती है, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि वो दोनों साथ में गले लगे हुए थे। लेकिन इस मोटे और इस छोटी बच्ची को बहुत ज्यादा खुशी होती है। मेंशन के अंदर नर्स सुजुका रोई की कमर की मसाज कर रही थी क्योंकि रोई को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद कामरा रोई के कमरे में आता है, लेकिन रोई को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वो कामरा को कमरे से बाहर निकाल देती है। बाहर निकलने के बाद कामरा सोचते है कि मेरे पास करने को कुछ नहीं है तो क्यों ना मैं इन मजदूरों की ही मदद कर लूं। वो उनकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन वो मजदूर कहते हैं कि ये काम मर्दों का है, लड़कों का नहीं, दूर हो जाओ बच्चे। बेचारे की बेइज्जती कर दी। तभी वहाँ पर साइको आ जाती है जिसने नए कपड़े पहने हुए थे और वो उन कपड़ों में काफी औसम लग रही थी। कामरा साइको की तारीफ करता है और यह दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं। तभी वहाँ पर तकारी आ जाती है। कामरा तकारी का हाल चाल पूछता है, लेकिन तकारी काफी गुस्से में होती है और उसे कहती है कि मुझसे बात मत करो और वहाँ से चली जाती है। तकारी के पीछे उसकी मोम भी आ रही थी। कामरू कहता है कि शायद तकारी थोड़ी गुस्से में है। आंटी कहती है कि तुम तो उसके साथ बचपन से हो तो तुम्हें तो अब तक इसकी आदत पड़ जानी चाहिए। हाँ, आपने सही कहा, लेकिन एक बात तो है, आपका मेंशन काफी बढ़िया है। मुझे पता था कि आपका मेंशन अच्छा ही होगा, लेकिन इतना बढ़िया होगा मुझे अंदाजा नहीं था। आपका मैनेजमेंट भी काफी सही है। दूसरी तरफ तकारी इस मोटे के पास आती है और इससे कहती है कि तुम्हें तो यहाँ पर काफी मजे आ रहे होंगे। ये मोटा कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, यहाँ पर काफी सारा सामान है और यहाँ पर लाइट और बिजली सब कुछ आ रही है तो मुझे तो मजे ही आएंगे। मैं तो हमेशा के लिए यहाँ पर रह सकता हूँ। पर तकारी कहती है कि नहीं, हम हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रह सकते। यहाँ पर बिजली और पानी को चलाने के लिए लोगों की जरूरत है, लेकिन यहाँ से लोग धीरे धीरे करते हुए कम होते जा रहे हैं, जिससे यहाँ के मैनेजमेंट को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और यही बात तकारी की मोम कामरू को भी बता रही होती है। कुछ देर बाद ये सभी लोग मिलकर एक मीटिंग करते हैं जहाँ पर तकारी इन सभी से कहती है अब वक्त आ गया है कि हम सभी लोग अलग हो जाए। हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम अपनी अपनी फैमिली के पास चले जाए या तो अकेले ही इस दुनिया में सरवाइव करें। पर हीरो समझाता है कि आखिर हमें अलग होना ही क्यों है, हम सभी इस मेंशन में सुरक्षित है और तुम्हारे मॉम डैड ने सब कुछ संभाला हुआ है। तकारी गुस्से में कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि मेरे मॉम डैड शानदार है और उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है, और जब ज़ोंबी वायरस फैला था तो उन्होंने सबसे पहले इस मेंशन और बाकी लोगों के बारे में सोचा था, और जब ये ज़ोंबी वायरस फैला तो उन्होंने मुझे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। अगर मैं मर भी जाती तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर यह सुनकर कामरा को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी कॉलर पकड़कर उससे कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि तुम क्या बोल रही हो, तुम हम सबसे ज्यादा लकी हो। कम से कम तुम्हारी फैमिली के सारे मेंबर तुम्हारे पास है, लेकिन हमारी फैमिली का तो अता पता भी नहीं, और तुम उनके बारे में ऐसी बात कर रही हो। उन्हें तुम्हारी परवाह है, इसलिए वो अब तक यहाँ पर रुके
हुए हैं। तकारी भी कामरा की बातें ध्यान से सुनती है और समझ जाती है। अचानक से इन लोगों को बहुत सारी कारों की आवाज आने लगती है और ये जब बाहर आकर देखते हैं तो ग्राउंड में तकारी के फादर खड़े होते हैं। वो एक ज़ॉम्बी को भी अपने साथ लेकर आए थे और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहते हैं कि ये ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और वो ज़ॉम्बी को खोलने का ऑर्डर देते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी आज़ाद होता है तो वो सीधा तकारी के डैड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तकारी के डैड अपनी तलवार के एक वार से ही ज़ॉम्बी के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं और उसका सिर सीधा फाउंटेन के अंदर जाकर गिरता है। अब तकारी के डैड उन सभी लोगों से कहते हैं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, भाई हो, बहन हो या फिर परिवार का कोई और सदस्य या फिर दोस्त ही क्यों ना हो, जो भी इस ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड दिखे उन सभी लोगों को मार दो। तुम्हारे पास जीने का यही तरीका है और अपने आसपास के लोगों को बचाने का भी। और यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर ये मोटा ऊपर से कहता है कि जापानीज तलवार काफी ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन अगर 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो कमजोर हो जाती है। साइको कहती है कि मैंने तो ट्रेनिंग के दौरान यही जाना है कि तलवार से ज्यादा फाइटर के फाइटिंग स्पिरिट ताकतवर होती है, लेकिन ये मोटा नहीं मानता और वहाँ से गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाता है। इधर कामरा उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे आता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इस मोटे को कुछ लोगों ने घेर लिया है और वो सब इससे इनकी बंदूकें मांग रहे हैं, लेकिन यह मोटा कहता है कि इन बंदूकों को मुझसे अच्छा कोई भी नहीं चला सकता, मैं इन्हें तुम्हें नहीं दे सकता। तभी वहाँ पर तकारी के डैड आते हैं जो उस मोटे से कहते हैं कि तुम मुझे यह बता दो कि तुम किस काम में ज्यादा अच्छे हो। यह सुनकर ये मोटा एकदम चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर कामरू आता है जो उनसे कहता है, ये बंदा आपकी बेटी को बचाने में सबसे अच्छा है, इसने कई बार ज़ॉम्बी से आपकी बेटी को बचाया है और ये काम उससे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। और धीरे धीरे करते हुए सारे मेंबर वहाँ पर पहुँच जाते हैं जो उस मोटे को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तकारी भी इस मोटे की साइड लेती है। यह देखकर ये मोटा भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इधर यह आदमी जो तकारी के मेंशन में होता है ये किसी अनजान आदमी को कॉल लगाता है और उससे बताता है कि ये सभी लोग 2 दिन में यहाँ से निकलने वाले हैं और ये और कोई नहीं बल्कि ये टीचर होता है। ये चश्मिश टीचर अभी भी उन सभी बच्चों को अपनी बातों में फंसाए हुए था और अजीबोगरीब हरकतें करवा रहा था, लेकिन जब एक बच्चे ने इसकी बात नहीं मानी तो इसने उस बच्चे को बस से बाहर निकलवा दिया। वो बच्चा इस चश्मिश के आगे रोता है और गिड़गिड़ाता है। वह कहता है कि आगे से मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, प्लीज मुझे बस के अंदर ले लो। लेकिन ये टीचर उसकी एक नहीं सुनता और ज़ॉम्बी उस बच्चे को कच्चा चबा जाते हैं। इधर तकारी मेंशन में मौजूद सभी लोगों को हौसला देने के लिए आई थी कि अगर हम सभी लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो इस सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये लोग उल्टा ही इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। हम तुम लोगों के ऊपर विश्वास क्यों करें, तुम्हारे फादर एक किलर हैं और ये सब तुम लोगों की चाल है कि हम तुम्हारे नौकर बनकर यहाँ पर काम करते रहे और जब ज़ॉम्बीज हम पर हमला करेंगे तो चुपके से तुम लोग भाग जाओगे और तुम्हारी हमारे लिए सिक्योरिटी केवल दिखावे के लिए होगी। अब ये लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तकारी कहती है कि मुझे ऐसे लोगों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है जो ना तो आगे की सोचते हैं ना ही पीछे की। तभी ये मोटा कुछ इंस्पायरिंग लाइन बोलता है जिसे सुनकर इन दोनों के दिल को छू जाता है और इसके बाद ध्यान में रखते हुए कामरा भी एक इंस्पायरिंग लाइन बोलता है जिससे यह दोनों भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि कामरा ही हमारा लीडर बनेगा। दूसरी तरफ तकारी के फादर साइको से कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें ये तलवार तोहफे में देना चाहता हूँ, पर साइको इसे लेने से मना कर देती है। तकारी के फादर कहते हैं कि मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस तलवार से मेरी बेटी की रक्षा करो। इधर ये टीचर अपनी बस को लेकर तकारी के मेंशन तक आ जाता है, लेकिन वहाँ पर काफी सिक्योरिटी होती है, इसलिए ये टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है कि तुम लोग इन सभी को सेड्यूस करो ताकि ये हमारी मदद करे। ये स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं और ये सिक्योरिटी भी उनकी बातों में आ जाती है। अब हमें इस टीचर का थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर इसके फादर एक पॉलिटिशियन होते हैं और उन्होंने उसकी मदर से शादी करने के बाद उन्हें कुछ टाइम बाद छोड़ दिया और इस बात की डिप्रेशन में आकर उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया, लेकिन इस बच्चे ने हार नहीं मानी और ये बड़ा होकर एक अच्छा सा टीचर बन गया। लेकिन टीचर बनने के बाद इसे एक कॉल आता है जिसमें इसको बोला जाता है तुम्हारे स्कूल में एक पुलिस ऑफिसर की बेटी पढ़ती है और तुम्हें ये काम करना है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर ये टीचर मेंशन के अंदर एंटर करता है और इसे देखते ही साइको इसके
इसके गले पर चाकू रख देती है और इससे कहती है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे फादर और मेरी अच्छाइयों का फायदा उठाया। मुझे और मेरे फादर को अच्छे से पता है कि उस कॉल के पीछे कौन था और उसका साथ तुम ही दे रहे थे। अगर मेरे फादर चाहते तो तुम लोगों को आसानी से पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ये चापलूस टीचर रॉय को अपनी बातों में फंसाने लगता है और कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने ये सब किया, क्या तुम मुझे मार दोगी? और मैंने तुम्हें यही सिखाया है इतने सालों तक। और तभी पीछे से तकारी के डैड रॉय को कहते हैं कि बेटा, अगर इसने तुम्हारे साथ ये सब किया है तो तुम इसे मारने में 1% भी मत झिझको। लेकिन इस बंदे की बातों में रॉय आ जाती है और वह अपने हथियार को नीचे करते हुए कहती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस बंदे को मारने में अपना टाइम वेस्ट कर सकूं। अब इसके टीचर और इसके सभी स्टूडेंट को वापस से मेंशन से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ हम पानी के अंदर सबमरीन के अंदर देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग एक परमाणु बम को फायर कर देते हैं। इधर अंतरिक्ष में बैठे कुछ लोगों को इस बात की खबर मिल जाती है और ये लोग परेशान होते हुए कहते हैं कि ये सिचुएशन तो वर्ल्ड वॉर जैसी है। अभी जो मिसाइल फायर हुई थी उसे रोकने के लिए दूसरे देशों की आर्मी भी अपने अपने मिसाइल्स को फायर करती है। विशाल समुद्र में भी ये ज़ोंबी वायरस इंसानों का पीछा नहीं छोड़ता और वहाँ पर भी बहुत सारे लोग ज़ोंबी बन जाते हैं। इधर जब वो मिसाइल आसमान में फटती है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। अब हमें थोड़ा पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर नर्स सुजुका सभी लोगों के पास आकर कहती है कि मुझे अपने फ्रेंड का नंबर याद आ गया है, और वो कुमरा से कॉल करने के लिए फोन मांगती है। वह अपनी दोस्त का नंबर डायल करती है और उसे फोन करती है। इधर सभी लोग काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ नर्स सुजुका की दोस्त फोन उठाती है और इन दोनों में हाई हिलो होता ही है। तभी इसका फोन ब्लास्ट कर जाता है और इससे धुआं बाहर निकलने लगता है। अचानक से इसके पीछे काफी बड़ा धमाका होता है और इससे काफी तेज रोशनी निकलती है। यह वही मिसाइल होती है। इधर रोई अपने गन की इलेक्ट्रिक स्कोप में देखती है, जिसका स्कोप एकदम खराब हो चुका था। पूरे देश की बिजली जा चुकी थी और सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर वगैरह भी खराब हो चुके थे। यहाँ तक कि इस चश्मिश की बस भी खराब हो जाती है। यह बस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बस रुकने का नाम ही नहीं लेती और बस सीधा जाकर डिवाइडर से टकरा जाती है। जब इस टीचर को होश आता है तो यह देखता है कि इसके आसपास बस ज़ोंबी भरे हुए हैं। इधर तकारी सभी को बताती है कि शायद ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक था। जब ये मिसाइल आसमान में पड़ती है तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर पड़ते हैं वह सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो जाती है। नर्स सुजुका भी रोने लगती है। यह लोग उजाले के लिए कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक दिक्कत हो जाती है। अचानक से तकारी के मेंशन में ज़ोंबीज आना शुरू हो जाते हैं। तकारी के फादर ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से गेट को बंद करो। यह लोग जल्दी से गेट को बंद करते हैं, लेकिन एक ज़ोंबी अंदर घुस आता है, जिसे यह मोटा हेडशॉट लगाकर खत्म कर देता है। इधर तकारी की मोम अपने फाइटिंग मोड में आ जाती है। तकारी कहती है कि आपने गन चलाना कब सीखा? तो तकारी की मोम कहती है कि जब तुम हॉस्टल में थी तब सीखा था। इधर गेट के पास ज़ोंबीज की सुनामी आ गई थी, जिसके प्रेशर की वजह से मेंशन का गेट पूरी तरीके से टूट जाता है और ज़ोंबी अंदर घुस आते हैं। ज़ोंबी अंदर आते ही आसपास में जितने भी लोग होते हैं उन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। एक ज़ोंबी इस आंटी को भी खाने वाला था, लेकिन यह आंटी अपने चाकू की मदद से उस ज़ोंबी को काट डालती है। तभी पीछे से एक ज़ोंबी उसे पकड़ लेता है और धीरे धीरे करते हुए बहुत सारे ज़ोंबी उसे कच्चा चबा जाते हैं। इधर हाई स्कूल की पूरी टीम सभी ज़ोंबी से फाइट कर रही होती है और उन्हें चुन चुन कर मार रही होती है। चारों तरफ आग ही आग लग जाती है। सिचुएशन काफी खराब हो चुकी थी, इसलिए तकारी के फादर तकारी से कहते हैं कि तुम जल्दी से अपने सभी दोस्तों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, पर तकारी इस सब के लिए मना कर देती है। वह कहती है कि मैं भी आपके साथ यहीं पर रुकूंगी। तभी तकारी की मोम तकारी को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हें अपने फादर की बात माननी चाहिए। इधर तकारी अपने सभी दोस्तों को साथ लेकर एक कार के पास चली जाती है। इधर तकारी के मोम और डैड दोनों ज़ोंबीज का सफाई करते हैं और इसमें वो काफी ज्यादा कूल लग रहे थे। इधर एक ज़ोंबी रोई के ऊपर हमला कर देता है और उसकी गन लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कामरा आकर उसे बचा लेता है। अब इन लोगों की कार चलने
के लिए बिल्कुल तैयार होती है। ये सभी लोग इस मैकेनिक को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन ये मैकेनिक कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मैं यहीं पर ज़ॉम्बीज़ का सफाया करूंगा। अब ये लोग जल्दी से अपनी कार को लेकर वहां से निकल जाते हैं, पर मुझे पता नहीं कि कार के अंदर इतनी जगह होने के बावजूद ये लोग छत पर क्यों बैठते हैं। इधर इन लोगों की कार स्लिप कर जाती है और साइको स्पाइडरमैन बन जाती है। वो तो कामरा साइको को टाइम रहते कार के अंदर खींच लेता है, वरना तो आज साइको की फील्डिंग सेट हो जाती। इधर ये लोग तो अब बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तकारी के मॉम डैड नहीं बच पाते। इधर सुबह सुबह इन लोगों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ये चलते चलते एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत बस यहीं तक था। और अब इसी के साथ इस एनीमे का सीजन 1 पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब इसके सीजन 2 के आने की एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि इसका जो ऑथर था उसने बस यहीं तक इसकी कहानी लिखी थी और इसी के साथ उसकी डेथ भी हो गई थी। इसके सीजन 2 की कहानी तो इसके ऑथर को भी पता नहीं थी। तो इसी के साथ इस एनीमे का पूरी तरीके से डी एंड हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।